चलिए दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर जो हमारा चल रहा है क्लास 12 केमिस्ट्री का, उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा है, जिसमें वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर यानी वर्गीकरण और नामकरण पूरी तरीक़ा से अच्छे तरीक़ा से पढ़कर बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग क्रियात्मक समूह की संरचना को देखने वाले हैं। क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। कौन से फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपके लिए अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का। तो देखिएगा यहाँ पर अल्कोहल में देखिए कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से है, बिल्कुल आसान है ना। COH कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, OH समूह लगा हुआ है यानी अल्कोहल है। और अच्छा से लिख दूं तो ये CH3 के साथ OH लगा हुआ है यानी ये जो आपका है ये मिथाइल अल्कोहल है। तो मिथाइल अल्कोहल में हम सारा चीज़ देखेंगे कि एंगल कितना बनता है, ठीक है, बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, आवंत की लंबाई कितनी होती है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यानी CH3 समूह है, ये वाला समूह है। कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है अल्कोहल में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, जो ये आबंध है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 142 पिकोमीटर है। ठीक है, जब बॉन्ड लेंथ को हम मापते हैं तो जो है उसको हम सामान्यतः पिकोमीटर यूनिट में, ये मीटर का क्या है इकाई है, पिकोमीटर, उसमें हम नापते हैं। तो 142 पिकोमीटर लंबाई है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के आबंध की। और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के आबंध की लंबाई आप देखेंगे तो ये 96 पिकोमीटर है, यानी कि इससे थोड़ा सा ये कम है। ठीक है, वो 142 है और ये 96 है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एंगल बनता है। इस दोनों बॉन्ड के बीच में एक कोण बनता है और वो कोण कितना होता है, 108.9 डिग्री होता है। याद रखिएगा, 108.9 डिग्री का कोण बनता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अल्कोहल में। ठीक है, सारा चीज़ एक्सप्लेन हो गया। अब चलिए हम फिनॉल में चलते हैं। तो फिनॉल में देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन पे OH समूह लगा हुआ है। इसमें यदि आप देखेंगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो लंबाई है बॉन्ड की, आबंध की जो लंबाई है वो 136 पिकोमीटर है। ठीक है, और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है वो 109 डिग्री का है। कितने का है, 109 डिग्री का है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें आपको देखना है कि फिनॉल और अल्कोहल में क्या क्या अंतर आ रहे हैं, किस चीज़ में, बॉन्ड के लेंथ में, आबंध की लंबाई में और आबंध के बीच बनने वाले कोण में। ठीक है, तो आबंध की लंबाई की हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच 96 पिकोमीटर है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 142 पिकोमीटर है। तो देखिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 136 पिकोमीटर आबंध की लंबाई है, लेकिन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आबंध की लंबाई 142 पिकोमीटर है, मतलब यहाँ पर कम है। क्यों कम है, आएंगे आगे इस बात पर। चलिए अब देखिए कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 109 डिग्री यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 108.9 डिग्री है, यानी इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसमें है, फिनॉल में है बॉन्ड एंगल। किसके बीच में, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए हम ईथर पर आते हैं। तो ये आपका एक ईथर है। कौन सा ईथर है ये, याद कीजिए, ये मिथॉक्सी मीथेन है, मिथॉक्सी मीथेन है, इस तरह का है ये आपका। ठीक है, और अच्छे से लिखेंगे तो CH3 है, इधर भी CH3 है। अब इसको यदि आप देखते हैं तो देखिए कार्बन, CH3 और ऑक्सीजन। अब इसमें देख लीजिए आप कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो लंबाई है वो 141 पिकोमीटर है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की लंबाई 142 पिकोमीटर है, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें है। और जब इसमें देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की लंबाई, बॉन्ड की लंबाई, तो 136 पिकोमीटर सबसे कम फिनॉल में है। ये बात याद रख लीजिएगा।
उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, इन दोनों में ही आप कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड एंगल को देखते थे, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड एंगल को देखेंगे। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन के बॉन्ड एंगल के बीच के बॉन्ड एंगल को देखेंगे। तो अंतर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर कार्बन है, इससे फर्क पड़ता है। आगे आएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सब डाटा आप याद रखिए। इस डाटा पर आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहता है कि इसका क्या कीजिए, आप कारण बताइए, इसका रीज़न आपको बताना होगा। कारण बताइए कि अल्कोहल में एंगल COH, अल्कोहल में एंगल COH जो है वो चतुष्फलनीय कोण, चतुष्फलनीय कोण क्या होता है, अब टेट्राहेड्रल क्या होता है, देखिए कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, है ना, ये टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, ये CH4 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन के सभी समूह से हाइड्रोजन जब जुड़े होते हैं तो ये जब बॉन्ड एंगल निकाला जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन और OH है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब बॉन्ड एंगल निकाला जाता है सबके बीच में तो कितना आता है, वो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट इतना निकल कर आता है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल में COH कोण कितना है, अल्कोहल में COH बॉन्ड की लंबाई 108.9 है, लेकिन यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा। वही कह रहा है कि अल्कोहल में COH कोण चतुष्फलनीय कोण से थोड़ा कम होता है, मतलब कम है, इसमें 108.9 डिग्री है, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट है इसमें, तो इसका कारण बताना है। दूसरा कि अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन आबंध से अधिक होता है। अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई मुझे लिखना था यहाँ, ठीक है ना, की लंबाई, ठीक है। अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन, तो देखिए अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन की आबंध की लंबाई कितनी है, 142 पिकोमीटर, लेकिन फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की आबंध की लंबाई कितनी है, 136 पिकोमीटर। वही कह रहा है कि इसका कारण क्या है कि इसमें आबंध की लंबाई कम है और इसमें आबंध की लंबाई ज़्यादा है। 2 क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि ईथर में एंगल COC कोण चतुष्फलनीय कोण से थोड़ा अधिक होता है। ये आपका ईथर है, इसमें देखिए 111.7 डिग्री कोण बनता है कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन के बीच, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना बनता है, यहाँ पर 109.28 डिग्री बनता है, यानी इससे ये अधिक है। तो वही कह रहा है कि इसमें अधिक क्यों है, यहाँ पर कह रहा था इसमें कम क्यों है, और यहाँ पर कह रहा है कि इसमें अधिक क्यों है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ज़्यादा है, इसका कम क्यों है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का अभी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, तो जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का भी और इन सब चीज़ों का भी, ताकि आपको याद आ जाए जब आप रिवीजन करें। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चंस का। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए अब हम लोग इन क्वेश्चंस पर आते हैं, आखिर इनका कारण क्या है, ऐसा आखिर होता क्यों है, ठीक है ना। तो देखिए अल्कोहल में COH कोण चतुष्फलनीय कोण से थोड़ा कम होता है, यहाँ पर 109.28 डिग्री है, मिनट है, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन अल्कोहल में COH जो है 108.9 डिग्री होता है, जो कि थोड़ा सा कम है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, अगर आप लोगों के माइंड में कुछ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा रीज़न है इसका, बहुत ही सिंपल सा रीज़न क्या है कि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो देखिए इसका कारण ये है कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर खाली बैठा हुआ है, ठीक है ना, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर खाली बैठा हुआ है। ये लोन पेयर क्या करते हैं, ये लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो गए, लोन पेयर, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज, ये भी, तो दोनों समान तरह के चार्ज हो गए। तो क्या होता है कि यहाँ पर विकर्षण होता है, यानी कि रिपल्सन होता है, ठीक है, एक दूसरे को ये दूर धकेलने का प्रयास करते हैं, रिपल्सन का प्रयास यहाँ पर होता है।
तो आपसे जब आंसर पूछा जाएगा कि इसका कारण क्या है पहले क्वेश्चन का, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर मौजूद असहभाजित इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए, अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन आवंत की लंबाई फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन आवंत की लंबाई से अधिक होता है। ठीक है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन की लंबाई 142 पिकोमीटर है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की लंबाई 136 पिकोमीटर ही है। अब इसका बोल रहा है कि इसका कारण बताइए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे मतलब इसका क्या रीज़न होता है। तो इसका देखिए 2 रीज़न आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका आप 2 रीज़न बता सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि ये फिनॉल है, इस पर देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है, तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, अनुनाद प्रभाव कर सकता है। ठीक है, बताया था आपको। तो ये अनुनाद प्रभाव जब करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, द्विक आवंत की प्रकृति आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी अनुनाद प्रभाव नहीं हो रहा है। तो पहला कारण यह है कि फिनॉल में अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड के बीच द्विआवंत प्रकृति आ जाती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो लंबाई थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 136 है, 142 है। तो पहला कारण अनुनाद प्रभाव के कारण द्विआवंत प्रकृति। ठीक है, चलिए दूसरा कारण भी आप बता सकते हैं इसका। सेकेंड रीज़न क्या है यहाँ पर, तो सेकेंड रीज़न यहाँ पर है हाइब्रिडाइजेशन का। किस चीज़ का, हाइब्रिडाइजेशन का। अब आप बोलेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब है, तो बिल्कुल मतलब है। देखिए ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। अब इस कार्बन का आप जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है ना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण भी बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो प्रभावित होती है। 11th क्लास में आप जब पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ आपको बताया गया होगा। ठीक है, नहीं बताया गया तो बिल्कुल यार, आप नहीं पढ़े तो बिल्कुल सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि sp2 sp3 वाले का लंबाई ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ का sp2 का कम होता है और sp का और कम हो जाता है। तो sp2 कार्बन होने के कारण, हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब इस कार्बन की हम बात करते हैं तो ये कार्बन कौन सा है, ये sp3 कार्बन है। ठीक है, इसीलिए ये जो बॉन्ड बना रहा है वो लॉन्गेस्ट बॉन्ड बना रहा है, इससे बड़ा आवंत बना रहा है। तो 2 कारण याद रखना है, एक तो इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, और दूसरा क्या चीज़, यहाँ पर अनुनाद प्रभाव के कारण। इन दोनों ही कारण से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि ईथर में COC कोण चतुष्फलनीय कोण से थोड़ा अधिक होता है। ईथर में 111.7 डिग्री होता है ये कोण, और इसमें 109.28 डिग्री ही होता है। इसका क्या कारण है, देखिए इसका सिंपल सा कारण ये है कि इस टेट्राहेड्रल में, यानी जो ये मीथेन है, इसमें क्या है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो कि एक छोटा समूह है, छोटा ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, यानी ऑक्सीजन के साथ, या कह लीजिए कि कार्बन के साथ, या अच्छा रहेगा ऑक्सीजन के साथ जो दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या चीज़ है, वो बड़ा बड़ा ग्रुप है। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। अल्कोहल में जब देखते हैं तो एक तरफ CH3 और एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक है, एक ग्रुप बड़ा है लेकिन एक ग्रुप छोटा है। इसमें दोनों ही ग्रुप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब दोनों ही ग्रुप जब बड़ा हो जाएगा तो इसको नज़दीक में एडजस्ट करना मुश्किल होगा, है ना। बड़ा बड़ा ग्रुप है तो उसको नज़दीक में रखना मुश्किल होगा, तो ये दोनों क्या होगा, दूर भाग जाएगा एक दूसरे से, है ना। तो बड़ा समूह होने के कारण, CH3 बड़ा है तो बड़े समूह के कारण, स्थूल समूह के कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर जब भाग जाते हैं तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड की लंबाई जो है, ये जो कोण है, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कोण कैसे बनता है, तो ऐसे जब बढ़ जाएगा तो कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्लियर हो गए आप लोग। इसीलिए बड़े ग्रुप के कारण प्रतिकर्षण होता है, यानी रिपल्सन होता है। इसी कारण ये 111.7 डिग्री का बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर इतना ही बॉन्ड बनता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो तीनों क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिल ही गया, और इसका जो नोट्स आपको है वो तो मिलेगा ही उसमें। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन अल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है,
इस चैप्टर में दो तरह से पढ़ा जाता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि इसको बनाए कैसे और ये कौन कौन सा रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधि है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अल्कोहल को बनाने की विधि। तो देखो कि अल्कोहल को जो बनाया जा सकता है वो पहला नंबर क्या है, एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जा सकता है, एल्कीन के द्वारा एल्कोहल को बनाया जा सकता है। एल्कीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जानते हैं आप लोग। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने की 3 विधि है। एल्कीन से अल्कोहल बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी 3 विधि है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है, सबसे पहला जो तरीका है वो तरीका होता है क्या चीज़, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। ठीक है, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, जल योजन द्वारा। बिल्कुल आराम से देखना और समझना है, कोई इधर पड़ी नहीं है। अम्ल उत्प्रेरित, क्या लिखा हुआ है, अम्ल उत्प्रेरित, यानी अम्ल जो है यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा, एसिड जो है यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। जल योजन, जल योजन मतलब यहाँ पर जल का क्या होता है, एडिशन होता है, H2O का एडिशन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसमें होता क्या है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए, जो एल्कीन है, जो एल्कीन है ये वाटर के साथ यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, किस चीज़ की उपस्थिति में, किस चीज़ की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, अब ये H2O है तो आप जानते होंगे कि ये H2O टूट जाता है H+ और OH- में। ठीक है, तो ये H+ आया जो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, ये एसिडिक नेचर को दिखाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो एल्कीन H2O के साथ रिएक्शन करता है अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, इसको कहीं भी आप जाने नहीं देंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए, ये जो OH समूह है ये इस कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो आपको मार्किनिकॉफ नियम बताया गया था। मार्किनिकॉफ नियम में क्या आपको बताया गया था, वो बात आपको बिल्कुल याद रखना है। मार्किनिकॉफ नियम यानी जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां बनता है वहां पर क्या जुड़ना है, OH को जुड़ना है। चलिए आगे हम देखते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए इसका हम थोड़ा सा आपको क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर इसके क्रियाविधि के बारे में बताना चाहता हूँ, मैकेनिज्म के बारे में। तो देखिए मैकेनिज्म ये जो है 3 चरण में होता है, ये 3 चरण में पूरा होता है। पहला चरण बिल्कुल तुरंत देखना है। फर्स्ट स्टेप में, पहला चरण में क्या होता है कि चलिए मान के चलिए ये हम एसिमेट्रिक एल्कीन ले लिए, असममित एल्कीन हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, 3 कार्बन है यहाँ पर, इसका रिएक्शन हमारा होने वाला है किसके साथ, किसके साथ, तो देखिए H2O था। ठीक है, अब किसी एसिड को हम यहाँ पर जब डालेंगे तो एसिड से H+ निकल कर आएगा और H2O पहले से ही था, तो H2O और प्लस H+ मिलकर क्या बन जाएगा, ये H3O+ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे प्लस, ये H3O+ है। याद रखिएगा, वाटर में जब एसिड डालेंगे तो एसिड से H+ निकल के आएगा और वाटर तो है ही, ये दोनों ही मिलके H3O+ बनाएगा। इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। अब ये H3O+ इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करने के लिए जाता है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अपने डबल बॉन्ड से इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को छीन लेता है। तो यहाँ से क्या होती है, क्या प्रक्रिया होगी, देखो इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा और यहाँ पर किसी कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। चलिए अब ये जो स्टेप है आपका, ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप होता है रिवर्सिबल, मतलब दोनों तरफ ये रिएक्शन चलता है। ठीक है ना, तो आपका ये हो गया और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेंगे। कार्बोकेटायन कहाँ बनाना है भाई, बीच वाले कार्बन पर कार्बोकेटायन बनाएंगे, उस जगह पर जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो कार्बोकेटायन, ये बन गया। उसके बाद ठीक है, और ये यहाँ पर H2O निकल गया, क्या निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है ना, ये टूट के ये OH H2O निकल गया और इस हाइड्रोजन को तो इसने ले लिया।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दरअसल एक जगह हाइड्रोजन जुड़ा और दूसरे जगह कार्बोकैटायन बना। ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट गया, तो एक जगह क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा और दूसरे जगह कार्बोकैटायन बना। अगर हम यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाते तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता, लेकिन याद रखिएगा कि कार्बोकैटायन हम उस जगह बनाएंगे, उस कार्बन पर प्लस चार्ज डालेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ कि हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, और कार्बोकैटायन बना। ये RDS है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी इस अभिक्रिया की जो गति है हम इसी स्टेप से, इसी चरण से पता करेंगे। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्थिर होगा उतना ही तेज ये रिएक्शन होगा, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब मेरा है कि स्टेबिलिटी किसका, कार्बोकैटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी अभिक्रिया की दर इस कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगी। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल ये रिएक्शन उतना ज़्यादा तेज। समझ गए? चलिए, ये पहला चरण। अब चलिए दूसरे चरण में क्या होता है इस चीज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरे चरण में यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोकैटायन तो बना हुआ है, ठीक है, और ये H2O तो निकल गया था, यहाँ से निकल गया था ना। अब ये H2O वापस बदमाशी करना शुरू करता है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस पर, इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो जब इस पर ये अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन अटैक किया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, और कार्बन ने रिसीव किया इलेक्ट्रॉन तो प्लस था, माइनस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, ये भी जो स्टेप है आपका, ये भी स्टेप कैसा है, ये भी रिवर्सिबल है, मतलब इससे ये और इससे वापस ये, दोनों तरफ ये रिएक्शन चल सकता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई दूसरे नंबर पे। तीसरे चरण पे क्या होता है इस चीज़ को देखिए। तीसरे चरण पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बना हुआ है अभी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को छीन लिया जाता है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। आपको पहले ही बताए थे कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसकी तो प्रकृति इलेक्ट्रॉन छीनने की होती है, तो ये प्लस चार्ज कैसे बर्दाश्त करेगा अपने ऊपर, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ये खींच लेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ से आपका ये बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, और H+ यहाँ से बाहर निकल गया, H+ यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पर पॉइंट जो याद रखने वाली चीज़ है, जिस H+ को हम यहाँ पर ऐड कर रहे थे, एसिड के द्वारा ऐड किया जा रहा था, ठीक है, वो H+ जो दिया जा रहा था वो H+ यहाँ पर क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर कहीं पर वाटर का एडिशन हो रहा है, कहीं पर जल जो है वो जुड़ रहा है। जी हाँ, जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O जाकर जुड़ रहा है इससे, तो जल का योजन हो रहा है, जल जुड़ रहा है। तो ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, तो प्रोडक्ट जो हमारा बना, क्या बना, वो प्रोडक्ट देखिए, इसका जो H2O के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, H+ एसिडिक हाइड्रेशन कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट हमारा बना वो क्या बना, देखिए बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर OH लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर OH भाई क्यों नहीं लगा, यहाँ पर ही क्यों लगा, क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ पर बनाया गया था, तो जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा वहीं पर OH जाकर जुड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि कार्बोकैटायन यहाँ पर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो याद आपको ये रखना है कि कार्बोकैटायन उस कार्बन पर बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल है, और OH भी उसी कार्बन पर जुटेगा जहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो चलिए ये सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया। अब देखिए ये जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है ये, अच्छा, ये H3O+ यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये जो H3O+ है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, और ये जो आपका है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा रिएक्शन शुरू किया जाता है। ठीक है, कार्बोकैटायन बनता है, इस स्टेप से रेट का पता चलता है। चलिए ये सारा चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेप है ये V प्रोटोनन कहलाता है, मतलब हाइड्रोजन को जब हम निकालते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से आगे की प्रक्रिया देखेंगे।
एक चीज़ और आपको ध्यान यहाँ पर ये रख लेना है कि जो फर्स्ट चरण है ये इंडोथर्मिक होता है, यानी उष्मा शोषी होता है, यहाँ पर उष्मा देना पड़ता है। सेकेंड चरण में क्या होता है, उष्मा निकलता है, यानी उष्मा छेपी होता है। और तीसरा चरण वापस से उष्मा शोषी होता है, यानी इंडोथर्मिक होता है। यानी ये इंडोथर्मिक, ये एक्जोथर्मिक और फिर वापस ये इंडोथर्मिक। तो दो चरण क्या है, इंडोथर्मिक है, इसलिए ओवरऑल ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर उष्मा दिया जा रहा है, हीट जो है वो दिया जा रहा है। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, एल्कीन से बनाने के लिए हम सीख रहे हैं एल्कोहल को। एल्कोहल का जो एडिशन हो रहा है, OH समूह का जो एडिशन हो रहा है वो मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार हो रहा है। मार्किनिकॉफ नियम आपको बताए थे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस जगह जाकर जुड़ेगा जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल हमको कंपाउंड चाहिए, तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाकर वहाँ पर OH को जोड़ देते हैं। तो चलिए मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार यहाँ पर एडिशन हो रहा है, पहली बात हो गई। चलिए दूसरी बात करते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्कीन है वो हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी लंबी चलती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 3 मोल एल्कीन लिया है। कितना लिया है, 3 मोल एल्कीन लिया है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं BH3 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, BH3 के साथ करा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि ये BH3 क्या होता है भाई, तो ये BH3 का खास करके 2 मोल लिया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से BH3 का 2 मोल लिया जाता है, जिसको डाइबोरेन हम लोग कहते हैं। THF क्या है, ये ट्राईहाइड्रोफुरान है, और H2A2 जो है ये क्या चीज़ है, ये पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इसकी उपस्थिति में एल्कीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो 3 मोल एल्कीन लेकर हम 3 मोल अल्कोहल बनाते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर BOH3, ठीक है, ये बनता है। तो चलिए यहाँ से इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम देखते हैं। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है ना, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप जो है इसको जरूर याद रख लीजिएगा। वैसे मैं पूरा प्रयास अपनी ओर से जरूर करूँगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक मोल को उठाकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक मोल एल्कीन को हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है भाई, ये है। अब इसका रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ, BH3 के साथ। तो इस BH3 में आप क्या कीजिए, इस BH3 में इस तरह से इसको लिखिए, हाइड्रोजन और BH2। एक हाइड्रोजन को अलग करके लिखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगा, उसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या होगी यहाँ पर कि ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड रह गया, CH2 रह गया। अब जब ये डबल बॉन्ड टूट गया तो इसका वैलेंसी तो खाली हो गया। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पर लग जाएगा, और ये BH2 जो है वो आकर यहाँ पर लग जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए ये पहला हो गया। फिर से दोबारा हम क्या करेंगे, दूसरा मोल एल्कीन लेंगे। फिर से हम क्या करते हैं, दूसरा मोल एल्कीन, 3 मोल एल्कीन है हमारे पास, दूसरा मोल हम एल्कीन ले रहे हैं। क्लियर है। अब इस दूसरे मोल एल्कीन का रिएक्शन फिर से हम किसके साथ करा देंगे भाई, फिर से हम किसके साथ करा देंगे, तो इसके साथ करा देंगे। ठीक है ना, किसके साथ, तो इसके साथ करा देंगे। ठीक है ना, तो इसके उसके में नहीं पड़िएगा, सीधा सा समझिए, बात बहुत ही आसान है, और नहीं देखेंगे आप तो बहुत ही हार्ड भी हो जाएगा। तो ये हमारा है। ठीक है, और हमारा ये बन के आया है उधर से CH3 CH2। ठीक है, अब इसको हम CH2 लिखेंगे और CH2 BH2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब फिर से यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। ठीक है, फिर से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो फिर से जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए CH3 CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है। अब देख लीजिए कि इस पे जो है यहाँ पर, नहीं तो एक काम कीजिए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। ठीक है ना, सिंपल से हम चलते हैं, क्रैश कोर्स है क्योंकि, तो थोड़ा सा टाइम का भी देखना पड़ेगा। तो सीधा हम क्या करते हैं, ये रहने दीजिए, यहीं से हम क्या करते हैं, इसी एरो पर हम दर्शा देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे मोल एल्कीन को ले रहे हैं। तो दूसरे मोल एल्कीन को हम यहाँ पर ले रहे हैं।
ठीक है, ये दूसरे मोल एल्कीन को हम लेंगे। तो जब जैसे ही हम दूसरे मोल एल्कीन को यहाँ पर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ पर भी आपको CH2, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया है और यहाँ पर जो है कितना लग जाएगा बताइए, ये कितना मोल बन जाएगा, अभी तक कितना मोल बन चुका है ये, तो ये 2 मोल बन चुका है, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 मोल ये बन गया और साथ ही यहाँ पर BH हो जाएगा, ठीक है। BH क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर BH3 से BH2 हो गया, एक हाइड्रोजन को हटाए थे, अब यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये BH हो जाएगा, लेकिन ये जो है अब 2 मोल बन गया, ठीक है, कितना मोल बन गया, 2 मोल बन गया। वापस से हम क्या करेंगे, फिर से एक बार हम रिएक्शन तीसरे मोल एल्कीन को लेंगे, क्योंकि मेरे पास 3 मोल एल्कीन है, लेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, ये आपको CH3 ये क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2, ठीक है, ये चीज़ हो गया। लेकिन ये अब 3 मोल हो गया और यहाँ पर सिर्फ B बचा, बोरोन बचा, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे तो देख लीजिए बोरोन और ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कितना एल्काइल है, 3 एल्काइल है, तो ये इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये ट्राई एल्काइल बोरेन हो गया। तो कहने का मतलब किस तरह से हुआ, किस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। देखिए पहले BH3 था, ठीक है, BH3 था हमारे पास, इस BH3 का एक हाइड्रोजन हट गया और एक जो हाइड्रोजन हटा उसके जगह पर क्या लगा, एल्काइल ग्रुप लगा, ठीक है ना, ये पहला नंबर ये बना। फिर से क्या हो गया, फिर से बोरोन एक हाइड्रोजन और हट गया अब, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी हट गया तो इसके जगह पर एल्काइल ग्रुप लग गया और फिर से क्या हो गया, अंत में जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी हट के यहाँ पर क्या लग गया, एल्काइल बन गया। तो ये बन गया ट्राई एल्काइल बोरेन, क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। समझ रहे हैं आप लोग। तो बार बार जो है हमारा ये अल्काइल ग्रुप बन रहा है, 3 मोल एल्कीन लेकर हम 3 मोल अल्काइल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा कर हम क्या कर रहे हैं, उसमें अल्काइल ग्रुप लगाते जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ट्राई एल्काइल बोरेन आपका बन गया, ठीक है। अब देखिए इस ट्राई एल्काइल बोरेन को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसमें बदल देंगे। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ट्रीट कर दीजिए किससे, अभी तक आप किसका काम कर रहे हैं, सिर्फ BH3 का ही काम कर रहे हैं, आपने H2A2 का और THF का काम नहीं किया है। तो अब आप क्या कीजिए, 3 मोल H2O2 ले लीजिए, 3 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए। तो जब आप 3 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे तो इससे क्या निकल के आएगा, ठीक है, इससे आपको निकल के आएगा 3OH-, 3 हाइड्रोक्सिल समूह इससे निकल के आएगा। इसको जब आप तोड़ेंगे तो 3 हाइड्रोक्सिल समूह और 3 ऑक्सीजन समूह निकल के आएगा। तो आपको इससे काम है। अब ये क्या करेगा, तीनों OH समूह क्या करेगा, इस तीनों R को हटाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ठीक है, ये बन गया। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं हम लोग, BOH3 लिखे हुए हैं इसको, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप R अल्काइल ग्रुप लगाकर ही तो ये बनाए हैं, फिर इसी में आप कैसे काम चला रहे हैं, इसी को फिर जब आप हटा दीजिएगा तो फिर ये प्रोडक्ट तो बेकार हो जाएगा, तब तो सिर्फ यही बचेगा, ये कहाँ से आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, BH3 है ना, इसका 2 मोल, BH3 का 2 मोल लेना है। तो 1 मोल तो खर्च हो गया, हाइड्रोजन को खर्च करते करते हमारा ये बन गया, और दूसरा BH3 से हमने क्या कर लिया, हमने ये बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण के द्वारा, याद रख लीजिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण के द्वारा। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, सिंपल। यहाँ देखिए आप 3 मोल एल्कीन लेंगे, इन सब चीज़ों से ट्रीट कराएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर OH लग जाएगा। अब आप देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर OH लग रहा है। इससे पहले जो आपने देखा वहाँ पर क्या हो रहा था, ये बॉन्ड टूट रहा था, यहाँ पर OH लग रहा था,
ठीक है ना, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा था तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के अनुसार OH लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर साइड में OH लगा और वहाँ पर लगा था स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास OH लगा था। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया आपका। आपको ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है, ये याद रखना है, और वहाँ पर BOH3 बनता है ये। तो ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको हो गया। तो देखिए इस अभिक्रिया के माध्यम से एल्कीन से जब हमको ज़्यादा मात्रा में या अच्छा अमाउंट में जब हमको अल्कोहल लेना होगा एल्कीन से अच्छा मात्रा में, तब हम जो है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा प्रक्रिया, यानी हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा एल्कीन से अल्कोहल बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ये पूरा का पूरा आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। तो देख लीजिए, फाइनली मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट आपको दिया है कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था 3 तरीका, एक एसिडिक हाइड्रेशन, दूसरा बताया था और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन डिटेल में बता दिया, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना है। तो 3 तरीका है। पहला तरीका है एसिडिक हाइड्रेशन से। देख लीजिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है, 3 डिग्री कार्बन पर OH लग रहा है, यानी कार्बोकेटाइन बन रहा है और मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार OH का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जब आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन से नहीं बल्कि इसी कार्बन से क्या हो गया है, इसी कार्बन से OH लग गया है। ठीक है, यानी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार एडिशन हो रहा है। अब आप बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं जुड़ रहा है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, तो जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन का संख्या होगा वहीं पर OH जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की कोई बात ही नहीं है क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, लेकिन मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार एडिशन होगा। मार्किनिकॉफ नियम क्या कहता था, जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी कार्बन पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को लगाएंगे। तो यहाँ पर OH इसीलिए यहाँ पर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप देखेंगे यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ कार्बोकेटाइन तो बनता ही नहीं है और मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार एडिशन भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आकर ये OH जुड़ गया है, डबल बॉन्ड था यहाँ पर, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है और डायरेक्ट जो है यहाँ पर OH आकर जुड़ गया है। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पर OH जुड़ गया, यहाँ पर नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये मार्किनिकॉफ नियम को नहीं मान रहा है, इसीलिए नहीं जुड़ा। ठीक है ना, चलिए तो इसको आप क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम माइंड में सेट करके याद करके रख लेंगे। तो देखिए ये एक लंबा टॉपिक था, एल्कीन से अल्कोहल बनाने की जो विधि है ये एक लंबा टॉपिक था। इतने में जो है पूरा आपका खत्म हो जाएगा और सब टॉपिक, जैसे अल्कोहल बनाने की दूसरी जो विधि है एल्कीन के अलावा जो हम बनाते हैं एल्कीन से या दूसरी चीज़ों से, वो इससे थोड़ा सा छोटा है। इसमें आप टोटल 3 चीज़ों को आपने देखा है। ठीक है, तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको और डिटेल में, यानी अल्कोहल बनाने की जो विधि है पूरा का पूरा हम खत्म कर लेंगे, फिर हम फिनॉल पे आएंगे, ईथर पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।